हेलो, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज हम लोग अपना फोर्थ हेड ऑफ इनकम करेंगे, द कैपिटल गेन्स। टोटल याद है ना हम लोग को हमारे कितने हेड्स ऑफ इनकम थे? 5, राइट। तो 5 में से कौन कौन सा हेड ऑफ इनकम आपको याद है, एक बार मेरे को बता देना। सबसे पहला हेड सर सैलरी, जो तक अभी तक हम लोग नहीं पढ़े हैं। सेकेंड हेड है हाउस प्रॉपर्टी, वी हैव डन। थर्ड इज PGBP, वी हैव डन दैट ऑल्सो। कैपिटल गेन्स अब हम लोग शुरू करेंगे, बट उसके बाद और एक हेड था अदर सोर्सेज, वो भी हमने कर लिया। तो दिस इज आवर फोर्थ हेड विच विल डू एंड इट इज कैपिटल गेन्स। अब सबसे पहले तो मीनिंग समझो। अच्छा, इस क्लास में ना थोड़ा फास्ट लिखते जाना, मैं कुछ नोट्स भी लिखाऊंगा, ज़रूरी है। उसके बाद चैप्टर बहुत इजी है, थोड़ा बहुत नोट्स है जो आपको मेमोराइज करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, बोथ एट द सेम टाइम, ठीक है। क्योंकि बाय चांस थ्योरी आ गया कि व्हाट इज़ कैपिटल गेन्स या व्हाट इज़ अ कैपिटल एसेट, तो आपको उसको अटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, अगर सबसे पहले जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखो। सबसे पहले ना ऐसे लिखना, चार्जेबिलिटी। सबसे फर्स्ट पॉइंट चार्जेबिलिटी। चार्जेबिलिटी का मतलब कि कैपिटल गेन्स कब चार्ज होता है और क्यों चार्ज होता है, मतलब व्हेन कि ये जो हाउस प्रॉपर्टी, इससे क्या होता था, रेंटल इनकम आता था हम लोग के पास, तो हम लोग कैपिटल हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स देते थे अपना, मतलब इनकम जो आता था वो देते थे। सिमिलरली सैलरी में इंसान को सैलरी मिलता था, तो उस सैलरी के ऊपर अपना टैक्स पे करते हो। अदर सोर्सेज में कोई भी इनकम आता था अदर देन द 4 हेड्स, वी पे द अदर सोर्सेज का टैक्स। सिमिलरली अब हम लोग बात कर रहे हैं कैपिटल गेन्स के बारे में। कैपिटल गेन्स बोलता है कि कब टैक्स लगता है, ठीक है। तो आप लोग लिखिएगा। सबसे पहले चार्जेबिलिटी लिखो, प्रॉफिट्स और गेन्स अराइजिंग आउट ऑफ, प्रॉफिट्स और गेन्स अराइजिंग आउट ऑफ ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट, ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट, ठीक है। क्या चीज का ट्रांसफर होना चाहिए? एक कैपिटल एसेट का। मैं बता देना चाहता हूं कि ट्रांसफर का मतलब कुछ भी होता है। मैंने तुमको दिया, मैंने तुमको सेल किया, मैंने तुमसे एक्सचेंज किया, मैंने अपना राइट छोड़ा, उसके ऊपर बहुत सारा चीज़ है। हर एक चीज़ को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफ़र। बहुत ब्रॉड डेफिनेशन कवर किया कि आप कहीं से भी एस्केप नहीं कर पाओ, ठीक है। तो ट्रांसफ़र का मतलब एनीथिंग, हम लोग जो अपने से अपना प्रॉपर्टी या अपना कैपिटल एसेट को डिपार्ट करते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफ़र ऑफ अ कैपिटल एसेट शैल बी चार्जेबल अंडर दिस हेड, ओके, शैल बी चार्जेबल अंडर दिस हेड। तो हमको सिंपल सा बात पहले पता चला कि कैपिटल गेन कब लगेगा। सर 2 वर्ड्स होने चाहिए, ट्रांसफ़र होना चाहिए और क्या चीज़ का होना चाहिए, ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले ये 2 वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफ़र एंड द सेकेंड वर्ड इज कैपिटल एसेट, ओके। तो ये जो आपका मेन पॉइंट था कि कब कैपिटल गेन अराइज होगा, वो मैंने लिखवा दिया कि व्हेन देयर इज अ ट्रांसफर, एंड ट्रांसफर क्या चीज का, कैपिटल एसेट का, ठीक है। तो आपके माइंड में आ रहा होगा सर ट्रांसफर मतलब तो हम लोग मोटा मोटी समझ ही गए, वी मस्ट नो द डेफिनेशन ऑफ दिस कैपिटल एसेट। तो बिल्कुल सही है आपका जो भी मन में आ रहा है। आप लोग अगला डेफिनेशन लिखोगे कैपिटल एसेट का, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ योर सिलेबस, ठीक है। क्योंकि आपके पूरे सिलेबस में एक ही डेफिनेशन है जो आता है एग्जाम में, कैपिटल एसेट, जो आने का चांस रखता है। बाकी तो बेसिक कॉन्सेप्ट में एक पर्सन वर्सन का डेफिनेशन वगैरह होगा, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। कैपिटल एसेट पहले क्या होता है, कैसे होगा, ये सब के बारे में डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। लिखते जाइएगा, लिखते जाओ, मैं समझाते भी जाऊँगा। कैपिटल एसेट मीन्स एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, एनी बोला ना, एनी मतलब एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी मतलब कोई भी, ठीक है, एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी हेल्ड बाय एन असेसी, हेल्ड बाय एन असेसी, असेसी कौन हो गया, जो टैक्स पेयर हो गया, ठीक है। हेल्ड बाय एन असेसी, कॉमा, वेदर और नॉट, वेदर कौन सा वेदर, मौसम वाला नहीं, वेदर और नॉट, इन कनेक्शन विथ,
his business or profession, in connection with his business or profession। क्या बोलता है? कैपिटल एसेट सरकार कोई भी प्रॉपर्टी है, कोई भी प्रॉपर्टी है, चाहे वो आपके बिजनेस से कनेक्टेड है या नहीं है, वेदर और नॉट कनेक्टेड विथ योर बिजनेस और प्रोफेशन। बोलता है कैपिटल एसेट कोई भी प्रॉपर्टी है, चाहे वो आपके बिजनेस से कनेक्टेड है या नहीं। क्लियर है मेरी बात? अब इतना जल्दी कंक्लूजन में नहीं आना है तो सर फिर तो चेयर भी हो गया मेरा कैपिटल एसेट, वो भी तो मेरा है, मेरे घड़ी, मेरे वॉचेस, मेरे कार्ड्स, एवरीथिंग इज अ कैपिटल एसेट इस दुनिया में। फिर तो हर एक चीज़, फिर सर हाउस, हर एक चीज़ इस दुनिया में जो भी बेचेंगे उसके ऊपर कैपिटल गेन लगना चाहिए आपके हिसाब से। मैंने बोला ना जल्दी कंक्लूजन में मत आओ। दिस वॉज वन ऑफ द मैनी पॉइंट्स। ठीक है, आगे जाके हम लोग सीखेंगे कि बहुत सारी चीज़ को एक्सक्लूड कर देगा ये लोग कैपिटल एसेट के डेफिनेशन में। ठीक है, पहले लाइन में ये लोग क्या बोलते हैं कि इस दुनिया में हर एक चीज कैपिटल एसेट है, हर एक चीज कैपिटल एसेट है। ठीक है, चाहे वो आपसे धंधे से भी रिलेटेड हो, चाहे आपसे धंधे से रिलेटेड ना हो, बोलता है हर एक चीज क्या है, एक कैपिटल एसेट है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, पॉइंट नंबर 2। नेक्स्ट लिखो पॉइंट नंबर 2। एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाई, एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाई a foreign institutional investor, a foreign institutional investor। अच्छा, इन्वेस्टर कौन होता है? जो सिक्योरिटीज में पैसा लगाता है, शेयर्स वगैरह में पैसा लगाते हैं। इंस्टीट्यूशंस कौन होते हैं? म्यूचुअल फंड्स, ऑर्गेनाइजेशंस जो शेयर्स वगैरह में पैसे लगाते हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कौन हो गए? सर जो इंडिया के नहीं है, वो बाहर के हैं। ठीक है, वो इंस्टीट्यूशंस जो इन्वेस्ट करते हैं शेयर्स में, इंडिविजुअल नहीं, क्या वो इंस्टीट्यूशंस जो इन्वेस्ट करते हैं शेयर्स में, बट वो यहाँ के नहीं, कहाँ के हैं? बाहर के। तो बोलता है एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाय अ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर विच हैज इन्वेस्टेड इन सच सिक्योरिटीज, which has invested in such securities in accordance with the regulations, made under SEBI, in accordance with the regulations made under SEBI Act 1992। सर ये SEBI क्या है? तो SEBI क्या है? SEBI का सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, ये क्या करता है ना, ये हमारे स्टॉक मार्केट्स को रेगुलेट करता है। जैसे बैंक्स को कौन चलाता है या रेगुलेट कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसी तरह हम लोग के जो स्टॉक मार्केट के एक्टिविटीज़ है उनको मॉनिटर और रेगुलेट करता है कौन? हमारा सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी को और एक नाम से बुलाया जाता है वॉच डॉग ऑफ द इंडियन स्टॉक एक्सचेंज। सेबी को दूसरे नाम से क्या बुलाया जाता है? वॉच डॉग ऑफ द इंडियन स्टॉक एक्सचेंज। ये नाम से भी हम लोग सेबी को बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? वॉच डॉग ऑफ द इंडियन स्टॉक एक्सचेंज। ये आपको एग्जाम में लिखने का दरकार नहीं, ये आपके पर्सनल नॉलेज के लिए। फुल स्टॉप। बट डज नॉट इंक्लूड। अब हम लोग क्या लिखा? पहले एक पॉइंट लिखा, कैपिटल एसेट क्या होता है? कैपिटल एसेट सर सब कुछ होता है। एक बार वापस से चलो, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ध्यान से करने का दरकार है। कैपिटल एसेट क्या होता है सर? सब कुछ होता है। एनी प्रॉपर्टी, ठीक है, एनी प्रॉपर्टी वेदर और नॉट इन रिलेशन टू योर प्रोफेशन और बिजनेस। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में क्या था कि एनी सिक्योरिटीज, जिसमें कौन पैसा लगाया है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लगाया है, और वो सिक्योरिटीज कौन से हैं? जो सेबी एक्ट के तहत मेंशन्ड है। तो बोलता है ये सारे में कैपिटल एसेट, सारे को हम लोग कैपिटल एसेट बोलते हैं। 2 पॉइंट लिखने के बाद लिखिएगा बट डज नॉट इंक्लूड, द फॉलोइंग। अब क्या क्या चीज कैपिटल एसेट नहीं होता है ये भी जानना हमें जरूरी है। ठीक है, कैपिटल एसेट क्या क्या नहीं होता है। ओके, सबसे पहला लिखो स्टॉक इन ट्रेड, SIT, आप लोग फुल फॉर्म लिखोगे, स्टॉक इन ट्रेड, कॉमा, कंज्यूमेबल स्टोर्स,
कंज्यूमेबल स्टोर्स और रॉ मटेरियल्स हेल्ड फॉर द बिजनेस और प्रोफेशन, हेल्ड फॉर बिजनेस और प्रोफेशन। बोलता है कोई भी प्रकार का स्टॉक क्या होता है सर? सर बैलेंस शीट में आप लोग इन्वेंट्री साइड देखे होगे, बैलेंस शीट का जो एसेट साइड होता है उसमें इन्वेंट्री देखे होगे, इन्वेंट्री के अंदर स्टॉक्स इंटरचेंजेबली वर्ड यूज किया जाता है, उसी इन्वेंट्री का बात कर रहे हैं ये लोग। बोलते हैं चाहे स्टॉक हो, चाहे कंज्यूमेबल स्टोर्स हो या फिर रॉ मटेरियल्स हो, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई भी आपके बिजनेस से रिलेटेड है या फिर आपके प्रोफेशन से रिलेटेड है और आपके पास है वो, हम उसको क्या करेंगे? कैपिटल एसेट मानेंगे या नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे सर, नहीं मानेंगे। बट डज नॉट इंक्लूड स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टोर्स और रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन द फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। क्लियर है मेरी बात? दो बातें को पहला 2 लाइन में बोला था सब कुछ मानेंगे, उसके बाद क्या बोलता है अब एक एक करके ये चीज हम लोग नहीं मानेंगे। क्या नहीं मानेंगे? पहला स्टॉक इन ट्रेड वाला जो लाइन बोला मैंने। अब आते हैं सेकंड पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, पर्सनल इफेक्ट। पर्सनल इफेक्ट, पर्सनल इफेक्ट क्या होता है सर? पर्सनल इफेक्ट मतलब आप अपने आप को इमेजिन करो और देख लो ऐसा कौन सा एसेट आपका है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ पर्सनल इफेक्ट। लेकिन सर आप बोलोगे कि हाउस भी तो मेरा है, तो क्या हाउस मेरा कैपिटल एसेट नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, पूरा डेफिनेशन को सुनेंगे, ठीक है। तो पहला वाला पॉइंट में लिखे हम लोग स्टॉक इन ट्रेड, दूसरा में लिखे पर्सनल इफेक्ट। पर्सनल इफेक्ट में डैश दे के लिखो, इट मीन्स एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। पर्सनल इफेक्ट मीन्स एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। पर्सनल इफेक्ट मीन्स एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। मैंने वर्ड क्या बोला अगर आपने ध्यान से सुना होगा, एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, राइट। मैंने क्या बोला? इट इंक्लूड्स एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, नॉट इमूवेबल। हाउस मूवेबल है या इमूवेबल? इमूवेबल, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या बात कर रहे हैं? मूवेबल प्रॉपर्टी। तो सर सब कुछ तो मूव होता है, मेरा घड़ी मूव होता है, मेरा हाथ, मेरा कपड़ा मूव होता है, हाथ नहीं, हाथ वाथ का बेचने का नहीं है, मेरा चेयर मूव होता है, मेरा गाड़ी मूव होता है, एवरीथिंग इज मूवेबल सर। तो क्या ये सारे कैपिटल एसेट नहीं है? हाँ नहीं है कैपिटल एसेट, ये सारे के सारे इज आउट ऑफ द परव्यू ऑफ द कैपिटल एसेट, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखे? पर्सनल इफेक्ट मीन्स एनी मूवेबल प्रॉपर्टी held for personal use of the assessee, held for personal use of the assessee, held for personal use of the assessee or for any dependent member of his family, or for any dependent member of his family, but excludes the following, but excludes the following। क्या क्या एक्सक्लूड करते हैं, ठीक है। ये 2 पॉइंट के बाद लिखो, पर्सनल इफेक्ट का ही पॉइंट में कंटिन्यूड है, ठीक है, बट एक्सक्लूड्स द फॉलोइंग। बट एक्सक्लूड्स द फॉलोइंग का मतलब पहले तो ये समझ लेते सर, फिर माइंड में क्या डाउट आ रहा होगा कि सर चलो गाड़ी बेचेंगे, 1 लाख का गाड़ी लिए तो उसको बेचेंगे कितना में? जनरली 1 लाख का कौन सा गाड़ी आता है आजकल? नैनो भी तो बंद हो गया। 5 लाख का ले लो, ठीक है। 5 लाख का गाड़ी लोगे तो उसको रीसेल कितना में कर पाओगे? ज़्यादा में या कम में? जो सोच रहे ज़्यादा में कर पाएगा, तुम भाई अपना गाड़ी अपने पास रखो। हर गाड़ी शोरूम से निकलने के बाद दाम तो ऑलमोस्ट आधा हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो भी हो, समथिंग लेस देन द कॉस्ट प्राइस होगा, तो गाड़ी में तो ऑलवेज आपको लॉस होगा। कपड़ा भी मेरा पर्सनल इफेक्ट है, लेकिन सोचो कपड़ा खरीदोगे, तुम्हारा कपड़ा कोई दूसरा पहनेगा, वो 100% कम में बिकेगा, अनलेस यू आर अ सलमान खान और अक्षय कुमार, ठीक है, और एनी अदर सेलिब्रिटी। तो आपके कपड़े क्या कम में बिकेंगे? या अगर कोई लड़की है तो कटरीना कैफ। अपने आप को इमेजिन ना करें, जस्ट कंसेप्ट में रहें, ठीक है। तो कोई भी चीज़ रहे, आपका क्या होगा? पर्सनल जो चीज़ होता है वो जनरली कम में बिकता है। लड़की लोग बोलेगी सर आपका कंसेप्ट में थोड़ा गड़बड़ है। मैंने पूछा क्यों? उसने कहा कि सर मेरा ज्वेलरी जो है ना, मैं आज खरीदी हूँ
40,000 में, कल बिकेगा 50,000 में। मेरा जो गोल्ड है मेरा 50,000 में बिकेगा, कल बढ़ेगा दाम उसका। सरकार बोला थैंक यू फॉर योर रिकमेंडेशन, मैं इस पे टैक्स लगा देता हूँ और इन सब आइटम्स को एक्सक्लूड कर देता हूँ पर्सनल इफेक्ट से। मतलब कि देखो सब कुछ क्या था, पर्सनल इफेक्ट था, और पर्सनल इफेक्ट होने से क्या हुआ, आपका टैक्स नहीं लगता उस पर। बेसिकली आपको लॉस हो रहा था, आपका टैक्स लगता ही कहाँ से, आपको तो लॉस हो रहा था। उल्टा सरकार को सेट ऑफ करना पड़ता आपका लॉस को प्रॉफिट से। तो सरकार क्या बोला, वो सारे तो कैपिटल एसेट है ही नहीं, तो उनके लॉस भी आपके कैपिटल लॉस है नहीं, उसको इग्नोर करना पड़ेगा। अब बात हुआ ज्वेलरी वगैरह का, तो सरकार बोला थैंक यू फॉर योर रिकमेंडेशन। सरकार एक्सक्लूजन लिस्ट, किसका एक्सक्लूजन में, पर्सनल इफेक्ट के एक्सक्लूजन में लाया कुछ आइटम। क्या, सबसे पहला लिखो ज्वेलरी, पॉइंट नंबर 1 ज्वेलरी, पॉइंट नंबर 2 आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, पॉइंट नंबर 2 आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, पॉइंट नंबर 3 ड्राइंग्स, तुम्हारा ड्राइंग नहीं, यूनिक वाला जो होता है, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन जो पुराना मिलता है वो सब, पेंटिंग्स, पॉइंट नंबर 4 पेंटिंग्स, पॉइंट नंबर 5 स्कल्पचर्स और एनी वर्क ऑफ आर्ट, पॉइंट नंबर 6 इज और एनी वर्क ऑफ आर्ट। तो तुम देख रहा होगा जो जो पर्सनल इफेक्ट से सरकार हटाया है वो सारा आइटम क्या है, बहुत ही यूनिक आइटम्स हैं, बहुत ही वैल्यूएबल आइटम्स हैं, जो अपने बनाने या खरीदने के कॉस्ट से ज़्यादा में बिकेगा। तो जब ज़्यादा में बिकेगा तो सिचुएशन क्या होगा, 100 का माल जब 150 में बिक रहा है सपोज, तो यानी 50 रुपये आपने प्रॉफिट कमाया, सरकार को दीजिए 50 रुपये पे टैक्स। ठीक है, ये था सरकार का गेम। अब सपोज आपका पर्सनल इफेक्ट कार 5 लाख का, 5 कार छोड़ो, कुछ ऐसा और कर लो ना, वॉच या क्लोथ्स, ठीक है, आपके क्लोथ्स ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा ना। 50 रुपये का आपने क्लोथ्स लिया और उसको बेचा 30 में, बिक गया 30 में, वो बहुत बड़ा बात है, ठीक है। तो यानी आपको लॉस कितने का हुआ सर, 20 रुपीज़ लॉस। सेट ऑफ के हिसाब से क्या पड़े आप, 20 और 50 तो सेट ऑफ हो जाना चाहिए, और आपको नेट टैक्स कितना पे देना चाहिए, 30 पे। सरकार बोलता है हम इसको तो कैपिटल एसेट मानते ही नहीं ना, तो आप लॉस क्या चीज़ का क्लेम कर रहे हो। सरकार क्या बोलता है, हम इसको कैपिटल एसेट मानते ही नहीं। सर ये आपने कहाँ बोला, बट डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग। वापस एक बार रिकैप किया जाए। हाँ, तो कैपिटल एसेट क्या होता है, एनी प्रॉपर्टी, पहले पॉइंट में आपने बोला। दूसरे पॉइंट में बोला कोई भी सिक्योरिटी जिसमें FII लोग इन्वेस्ट करते हैं, वो भी मान लिया। उसके बाद क्या बोलता है, बट डज नॉट इंक्लूड, बोलता है ये चीज़ इंक्लूड नहीं होगा, स्टॉक इंक्लूड नहीं होगा और आपका पर्सनल इफेक्ट इंक्लूड नहीं होगा। तो ये जो दो चीज़ इंक्लूड नहीं किया, यानी इनको हम लोग कैपिटल एसेट नहीं मानते हैं, ठीक है। तो इनका जो लॉस है वो भी इरेलेवेंट है। अब क्या क्या तुम लोग जैसा आइडिया दिया कि मैं ज्वेलरी महंगा में बिकता है, ठीक है, मेरा ज्वेलरी कितना बिकता है, जो दाम में खरीदते हैं उससे ज़्यादा दाम में बिकता है। सरकार भी बोला आई अप्रिशिएट योर देशभक्ति ऑफ पेइंग टैक्स। मैं क्या करता हूँ, इसको इंक्लूड कर देता हूँ इस डेफिनेशन में। तो यहाँ पे क्या लिखा, पर्सनल इफेक्ट सब कुछ होगा, ये चीज़ को छोड़ के, मतलब जिसका अप्रिशिएशन होता है वैल्यूज में, उसको छोड़ के एवरीथिंग इज अ पर्सनल एसेट, ठीक है। तो क्या क्या एक्सक्लूड किया इन लोग, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स और एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। क्लियर एकदम। चलो मैं सवाल करता हूं, तुम जवाब देना। कार कैपिटल एसेट है या नहीं, एक सेकंड, यस और नो। नो, परफेक्ट। आपका स्टॉक एंड ट्रेड कैपिटल एसेट है या नहीं, नहीं। आपका पेंटिंग्स, जो यूनिक पेंटिंग्स हैं, वो कैपिटल एसेट है या नहीं, यस, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, ये सारे जो ज्वेलरी वगैरह लिखा है ये सारे कैपिटल एसेट है, इसीलिए इसको हम लोग कहाँ के डेफिनेशन से इंक्लूड किए, पर्सनल इफेक्ट के। अच्छा, बहुत ही बारीकी से वर्ड यूज़ करना, मैं जो वर्ड्स लिखा रहा हूँ यही आपको एग्जाम में लिखना है। सुनने में थोड़ा सा लगेगा यहाँ इंक्लूड यहाँ एक्सक्लूड, बट इंटरचेंज कर दिए तो गड़बड़ हो जाएगा, वहाँ एक्सक्लूड लगाया पूरा डेफिनेशन ही चेंज हो जाएगा। तो एक बार वापस से कि पहले क्या सर, एनी प्रॉपर्टी इज अ कैपिटल एसेट, उसमें सब कुछ आ गया, दुनिया जहान का सब कुछ। सेकंड पॉइंट में क्या बोलता है, सेबी के अंडर जो सिक्योरिटीज़ है जिसमें FII इन्वेस्ट करते हैं वो भी कैपिटल एसेट है। पहले 2 पॉइंट में स्पेसिफिकली ये इंक्लूड किया। बट डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग, बोलता है 2 चीज़ इंक्लूडेड नहीं, स्टॉक एंड ट्रेड इंक्लूडेड नहीं, और क्या नहीं इंक्लूडेड,
पर्सनल इफेक्ट इंक्लूडेड नहीं, ठीक है। लेकिन कौन से पर्सनल इफेक्ट? सारे नहीं, मूवेबल वाले। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है, हाउस है कैपिटल एसेट? हाउस, हाँ है, हाउस है। अच्छा हाउस को अगर आप बिजनेस में यूज किए हो तो कैपिटल एसेट है क्या? हाँ सर, वो तो भी कैपिटल एसेट है भाई। ऊपर में ही लिखा था हम लोग, एनी प्रॉपर्टी वेदर और नॉट यूज्ड इन द बिजनेस और प्रोफेशन। पॉइंट नंबर 1 अपना पढ़ लो, उसमें लिखा हुआ है एनी प्रॉपर्टी विच वेदर और नॉट यूज्ड इन विथ इज बिजनेस और प्रोफेशन, ठीक है। ओके तो मजा आया ये पढ़ के? ग्रेट। अब ज्वेलरी को भी ना थोड़ा सा हम और एक्सटेंसिव वे में लेके जाएंगे, बट और भी पहले कुछ है जो कैपिटल एसेट नहीं माना जाता है, हम लोग पहले उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो बट डज नॉट इंक्लूड वाला लिस्ट हम लोग का अभी तक 1 हुआ, 2 हुआ, अब हम लोग कहाँ चलेंगे? थर्ड पॉइंट में, ठीक है। थर्ड पॉइंट मतलब 2 पॉइंट, पहले 2 पॉइंट सर कैपिटल एसेट है दुनिया जान का हर चीज़। थर्ड पॉइंट में हमने मतलब बट डज नॉट इंक्लूड के बाद हम लोग कुछ चीज़ों को एक्सक्लूड कर रहे हैं। सर ऐसे कितने चीज़ें? ऐसे 6 चीज़ें आएंगे, ठीक है। 3, 4, 5, 6 ऐसा 6 चीज़ें जो कैपिटल एसेट नहीं माना जाता है। ओके लिखो नेक्स्ट, एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल एरिया। एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल एरिया, इसको भी कैपिटल एसेट नहीं माना जाता, ठीक है। कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशंस मैं आपको दे दूंगा चार्ट, वो आप लिख लेना, ठीक है। वो मैं उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा। कुछ कंडीशंस है जिसको एग्रीकल्चर लैंड को क्या नहीं माना जाता है, एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरिया को हम लोग कैपिटल एसेट नहीं मानते। नेक्स्ट गोल्ड बॉन्ड्स, क्या? नेक्स्ट इज गोल्ड बॉन्ड्स, इसको भी हम लोग कैपिटल एसेट नहीं मानते। नेक्स्ट स्पेशल बियरर बॉन्ड्स। अच्छा गोल्ड बॉन्ड्स क्या हुआ? जैसे गोल्ड बॉन्ड्स क्या हुआ, जैसे रियल गोल्ड नहीं खरीद रहे हो आप उसकी जगह क्या कर रहे हो, पेपर खरीद ले रहे हो, वो वैल्यू वही रहेगा, आपको इक्विवेलेंटली वही प्राइस भी मिलेगा, सब कुछ सही रहेगा। जैसे वो पेपर गोल्ड है, रियल गोल्ड नहीं है, फिजिकल गोल्ड जो हाथ में होता है वो नहीं है, ठीक है। स्पेशल बियरर बॉन्ड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करता है। एंड लास्ट इज गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स। डिपॉजिट बॉन्ड्स, अच्छा इसमें कोई कंडीशंस नहीं है, ठीक है। ये तो एकदम जो बस GOI इशू करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करेगा, दैट इज फाइनल। इसमें कौन कौन से बॉन्ड इंक्लूडेड है? एक 6.5% वाला, एक 7% वाला और एक नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड, ठीक है। नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड मैं आपको इसका पूरा डिटेल लिस्ट भी दे दूंगा, फिलहाल के लिए इतना आपके लिए काफ़ी है। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स, लास्ट इज गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स जो गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999 में कवर होता है, ठीक। तो ये सारा बेसिक्स पॉइंट्स है, अब ये 6 पॉइंट लिख लो और एक बार ना खुद से इसको रिवाइज कर लो कि हम लोग पूरा कैपिटल एसेट का डेफिनेशन में स्टार्टिंग से लेकर अभी तक क्या पढ़े, ताकि हम लोग अब आगे बढ़ सके, ठीक। चलो पढ़ो इसको। ठीक है, ओके चलिए, आई होप यहाँ तक कॉपी कर लिया होगा, जो नहीं किया होगा इसको कॉपी कर लो और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और क्या क्या जानना ज़रूरी है बिफोर मूविंग इनटू द सम्स, हम लोग उस पर चलते हैं, ठीक है। चलिए मेरे को नेक्स्ट पेज दे दो। ओके नेक्स्ट टॉपिक लिखिए आप लोग, टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट। टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट, देखो जैसे मैंने लिखा दिया ना, अगर वैसे आप एग्जाम में लिख के आते हो आपका कोई नंबर कोई काट नहीं सकता, ठीक है। मैं और भी नोट्स दे दूंगा,
बट अगर इतना कर दिया ना कोई नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट पहले लिखिए। दो टाइप के कैपिटल एसेट होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन, जितना हम लोग उसको होल्ड करके रखते हैं। द फर्स्ट वन इज द दो बार वन लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, द शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, ठीक है। एंड द सेकेंड थिंग इज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। ओके, दो टाइप के एसेट हो गए, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और दूसरा हो गया क्या, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। अब ये दो टाइप के जो कैपिटल एसेट डिपेंड किस पे करता है, अपने ड्यूरेशन पे करता है। तो सर ड्यूरेशन जल्दी से बता दीजिए। इतना जल्दी मत करो, ड्यूरेशन जल्दी से नहीं बता सकते क्योंकि इसमें एसेट वाइज अलग अलग ड्यूरेशन होता है, तो हम लोग उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, अच्छा मैंने क्या लिखा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट या गेन, एसेट लिखा है, ठीक है। गेन्स वगैरह जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे सम्स में तब आएगा, अभी नहीं आएगा। अभी क्या आएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट क्या होता है, मतलब नेचर ऑफ एसेट, कौन सा एसेट को हम लोग बोलेंगे शॉर्ट टर्म और कौन सा एसेट को हम लोग बोलेंगे लॉन्ग टर्म। हम लोग अभी उस पर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले लिखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, आपका फर्स्ट हेडिंग होना चाहिए शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, लिखो, ठीक है, लिखो। इट मीन्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट क्या होता है, लिखिए, इट मीन्स अ कैपिटल एसेट, it means a capital asset held by an assessee for not more than 36 months immediately, for not more than 36 months immediately before the date of transfer, before the date of transfer। क्या मतलब सर, कोई भी ऐसा कैपिटल एसेट जिसको असेसी होल्ड करके रखा है बिफोर सेल, मतलब मैंने सपोज 1 अप्रैल 2017 को, क्या 17 को एक एसेट खरीदा, क्या खरीदा, मैंने एक हाउस प्रॉपर्टी खरीदा सर, ओके, मैंने एक घर खरीदा 1 अप्रैल 2017 को। मैं ये कब तक होल्ड कर सकता हूँ शॉर्ट टर्म के क्राइटेरिया में फॉल करने के लिए, नॉट मोर देन 36 मंथ्स, ठीक है। मैं कब तक होल्ड कर सकता हूँ, नॉट मोर देन 36, मतलब 36 मंथ्स मतलब कितना होता है, 3 साल, 12 महीना का 1 साल, तो 36 महीना का 3 साल। तो हम लोग मैक्सिमम कितना होल्ड कर सकते हैं, 36 मंथ्स तक होल्ड कर सकते हैं। तो यानी मेरा कोई भी शॉर्ट टर्म में फॉल करने का क्राइटेरिया क्या है, नॉट मोर देन 36 मंथ्स, ये मेरा जनरल क्राइटेरिया। अभी एसेट वाइज मैं बताऊंगा आपको कि अलग अलग एसेट में क्या, जैसे उसमें लिखा था ना एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज है कैपिटल एसेट, वैसे यहाँ पे मैंने क्या बोला, 36 महीना से कम वाले सारे चीज़ को, मतलब 36 महीना तक या उससे कम वाले सारे एसेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स, ठीक है। अच्छा, तो हम इसको सेल कब करेंगे, सर हम इसको सेल 36 महीना या उससे पहले करेंगे तो ही हम क्या माना जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। अगर हम 36 महीना, अगर हम 1 अप्रैल 2022 को इसको सेल करते हैं, 2022 को, ठीक है, कितना साल हो गया, 17 और 22, 5 साल हो गया, तो इस कहाँ चला जाएगा सर, ये चला जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट में, इसमें चला जाएगा, ठीक है। क्या फ़र्क पड़ेगा सर कि अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट में चला गया या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट में, क्या डज इट रियली मैटर, yes it does। why sir, because कोई भी कैटेगरी जब चेंज होता है तो उसके टैक्सेशन डिफरेंस हैं, ठीक है, जो टैक्स के रेट लगेंगे, जो टैक्स के स्लैब लगेंगे, दैट इज डिफरेंट ऑल टुगेदर, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को पहले एसेट को आइडेंटिफाई करना है कि इट इज़ अ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, ठीक है। शॉर्ट टर्म है तो उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है, और अगर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है तो उसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस निकलता है। इससे क्या निकलेगा, STCG और STCL, लॉस या गेन, ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और इससे LTCG या फिर LTCL, ठीक है। दिस इज द नेचर ऑफ द एसेट, ठीक है, दिस इज द नेचर ऑफ एसेट, दिस इज द नेचर ऑफ द गेन्स, दिस इज द नेचर ऑफ द गेन्स। क्लियर है मेरी बात, मैंने क्या बोला दोनों तरफ में, परफेक्ट। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट का क्या डेफिनेशन था कि 36 महीना के अंदर या 36 महीना या उससे अंदर कोई भी एसेट को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, कुछ एक्सेप्शंस के साथ, ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस के साथ। मतलब बोलते हैं ये सब एसेट जो मैं बता रहा हूँ ना, इसका अगर 36 महीना से कम भी होगा ना तो आप इसको क्या मान लोगे, आप इसको मान लोगे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, ठीक है। और अगर
लॉन्ग टर्म में फॉल करना है तो इसके क्राइटेरिया जो है उसको क्रॉस करने पड़ेंगे, सिमिलरली लाइक 36 महीना। आओ देखते हैं क्या क्या एक्सेप्शन है, कौन कौन से एसेट को इन लोग छोड़ के रखा है। नंबर 1 लिखो इन द पहले ऐसे लिखो, एक्सेप्शंस में लिखो पॉइंट नंबर 1, इन द फॉलोइंग केसेस asset will be termed as, in the following cases asset will be termed as a short term capital asset if it is held for not more than 12 months, not more than, जहां पे यहाँ पे क्या था 36 महीना, यहाँ पे क्या होगा नॉट मोर देन 12 मंथ्स, ठीक है, इमीडिएटली बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर, वो लाइन सेम है, आप लोग कॉपी कर लो। इन द फॉलोइंग केसेस एन एसेट विल बी टर्म्ड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट इफ इट इज हेल्ड फॉर नॉट मोर देन 12 मंथ्स इमीडिएटली बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर, इमीडिएटली बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर। बोलता दुनिया जहाँ का सारा एसेट के लिए कितना 36 महीना, 36 महीने से कम तो शॉर्ट टर्म, 36 महीने से ज़्यादा तो लॉन्ग टर्म। लेकिन इन सारे एसेट्स में हम लोग 12 महीना का क्राइटेरिया को इज्जत देंगे, मतलब 12 महीने या उससे कम तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, और अगर 12 महीना से ज़्यादा तो फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। कौन कौन सी एसेट्स है लिखिएगा ABCD करके। पॉइंट नंबर A, सिर्फ ये 4 एसेट्स को लेके हम लोग 4-5 एसेट्स को लेके ही मानते हैं शॉर्ट टर्म में, ठीक है। इसके लिए स्पेशल कंडीशंस जो 4-5 एसेट को लेके है। पॉइंट नंबर A, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर इन अ कंपनी, मतलब किसी कंपनी का आपने इक्विटी शेयर खरीदा या फिर प्रेफरेंस शेयर खरीदा और उसको बेचा कब, 12 महीना से पहले तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, 12 महीना या उस 12 महीना से बाद तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर ऑफ अ कंपनी इन अ कंपनी listed in a recognized stock exchange, listed in a recognized stock exchange। बोलता है सर कोई भी इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर से नहीं चलेगा, आपको लिस्टेड वाले लेने होंगे, लिस्टेड इन अ recognized स्टॉक एक्सचेंज। कौन सा हो गया, NSE या फिर BSE। इसके जिसको ये नहीं समझ में आता, हमारा स्टॉक मार्केट का अलग से भी कोर्स है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बहुत मज़ा आता है, वो भी कोर्स में बहुत मज़ा आता है, बहुत चीज़ आप जानने को मिलता है आपको स्टॉक मार्केट के रिलेटेड। जो शेयर्स यहाँ पे लिस्टेड है उनके लिए 12 मंथ्स वाला क्राइटेरिया है। सपोज मैंने एक रिलायंस का शेयर लिया, रिलायंस लिस्टेड है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, अभी बहुत अच्छा चल भी रहा है, तो मैंने एक रिलायंस का एक शेयर लिया, आज खरीदा मैंने 1 अप्रैल 2020 में, तो मैं इसको 1 अप्रैल 2021 तक रखूँगा ना, तब तक ये मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है। जैसे ही वो क्रॉस करेगा इट इज़ माई लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द फंडा ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म इन केस ऑफ इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर ऑफ इन अ लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज। क्लियर, ओके। पॉइंट नंबर B लिखो, एनी सिक्योरिटी एग्जाम्पल डिबेंचर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एटसेट्रा, एग्जाम्पल डिबेंचर कॉमा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एटसेट्रा, लिस्टेड इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। बोलता है कोई भी सिक्योरिटीज़ के लिए भी ये कवर्ड है। क्या क्या सिक्योरिटी, एग्जांपल डिबेंचर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एटसेट्रा, लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। जो भी लिस्टेड है, अभी पहला दोनों में ही क्या चीज़ हम लोग सीखे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड वाज इन दोनों ही पॉइंट में लिस्टेड, ये दोनों ही लिस्टेड होना चाहिए। कहाँ पे, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में। कहाँ पे, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। और रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज कौन कौन सा है इंडिया में, NSE and BSE, the National Stock Exchange and the Bombay Stock Exchange, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, a unit of an equity oriented fund, a unit of a equity oriented fund, लिखो a unit of an equity oriented fund। Now what is a equity oriented fund? इक्विटी ओरिएंटेड फंड एक म्यूचुअल फंड होता है जो स्पेसिफिकली बनाया गया है किस में इन्वेस्ट करने के लिए, इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए। अब म्यूचुअल फंड क्या होता है ये सब भी हम लोग डिटेल में जाएंगे बाद में, फिलहाल के नॉर्मल नॉलेज के लिए दे देता हूँ। एक म्यूचुअल फंड क्या है, हम लोग एक इंडिविजुअल हैं, हम लोग कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली। हमारे पास और एक ऑप्शन है कि एक बड़े इंस्टीट्यूशन फंड्स को दे दो। इंस्टीट्यूशन कौन है,
जो बहुत एक्सपर्ट है ये सब लाइन में, शेयर मार्केट में, उनको पैसा दे दो, वो आपका पैसा स्टॉक मार्केट में लगा देंगे। मतलब क्या प्रोसेस, इंडिविजुअल टू स्टॉक मार्केट, फर्स्ट वे। दूसरा प्रोसेस क्या, इंडिविजुअल टू फंड्स एंड फंड्स विल इन्वेस्ट योर मनी टू द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट गिव्स यू रिटर्न्स, यहाँ पे क्या होगा, स्टॉक मार्केट विल गिव रिटर्न टू द फंड्स एंड फंड्स विल रिटर्न टू द इन्वेस्टर। ठीक है, तो इन्वेस्ट, ये प्रोसेस है अपना म्यूचुअल फंड और स्टॉक का। क्लियर है बात? ओके। नेक्स्ट क्या था, अ यूनिट हो गया। फोर्थ, अ जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड, जहाँ कूपन मीन्स इंटरेस्ट, कूपन मीन्स लिख लो, कूपन का मतलब क्या हो गया, इंटरेस्ट। ठीक है, तो जीरो कूपन का मतलब जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड्स। तो सर ऐसे बॉन्ड में हम पैसे क्यों लगाएंगे जहाँ इंटरेस्ट नहीं मिलता है, वहाँ पे उसकी वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, और आपको क्या मिलता है, कैपिटल गेन्स। ओके, 12। अच्छा, ये सारे चीज़ के लिए अभी और एक पॉइंट बाकी है जीरो कूपन बॉन्ड के बाद, उसके बाद बात करते हैं। यूनिट्स ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स लिखने के बाद लिखो यूनिट्स ऑफ यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनिट्स ऑफ यूटीआई। तो ये जो सर 5 आइटम आपने लिखाया, ठीक है, इसके लिए कंडीशन क्या है कि अगर ये 5 सिक्योरिटी में आपने इन्वेस्ट किया है तो आप 12 महीना से जस्ट एक दिन ज़्यादा रखोगे, आप लॉन्ग टर्म। अच्छा, फ़ायदा किस में होता है, लॉन्ग टैक्सेशन बेनिफिट में, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, ऑलवेज लॉन्ग टर्म। ठीक है, शॉर्ट टर्म में आपको लॉस है। तो अगर हम क्या ट्राई करना चाहिए हमें कि हम लोग 12 महीने से ज़्यादा रखें शेयर्स को, शेयर्स वगैरह के केस में। ठीक है, ये 5 आइटम के केस में हमें क्या ट्राई करना चाहिए, हम 12 महीने से ज़्यादा रखें। ये सब टैक्स प्लानिंग है, लेकिन नॉर्मली डेफिनेशन के हिसाब से क्या, 12 महीने से ज़्यादा अगर रखते हो तो शॉर्ट टर्म से जब आप कहाँ चले जाओगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट में, और उसके पहले बेच देते हो, खरीदा और उसे पहले ही बेच दिया, 12 महीने से पहले ही बेच दिया, तो क्या बोलोगे आप एक शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होल्ड कर रहे हो। ठीक है, और एक्सेप्शंस है, दिस वाज माय एक्सेप्शन 1, नाउ आई एम गोइंग टू माय एक्सेप्शन 2, एक्सेप्शंस 2। ठीक है, यही एक्सेप्शन है। ठीक है, एक एक्सेप्शन ये हो गया, एक्सेप्शन 1 एंड एक्सेप्शन 2। आइए देखते हैं एक्सेप्शन 2 में क्या है। ठीक है, लिखो, इन द फॉलोइंग केसेस एन एसेट विल बी टर्म्ड एज, इन द फॉलोइंग केसेस an asset will be termed as a short-term capital asset if it is held for not more than 24 months immediately before the date of transfer। ये वो जो 1-2 लाइन है वो तो कॉपी पेस्ट है, वो आप लोग कॉपी कर लो फटाफट। काम का चीज क्या था, सबसे पहला क्राइटेरिया, दुनिया जहान में कोई भी प्रॉपर्टी हो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है सर, 36 महीना। 5 एसेट के लिए क्या क्राइटेरिया है सर, 24 महीना, 12 महीना। ठीक है, ये फॉर 5 एसेट्स, दीज 5 एसेट्स, एक्सेप्शन 2 के जो 5 एसेट्स हैं। अब लास्ट एक्सेप्शन 2 के, एक्सेप्शन 1 के जो 5 एसेट्स है उसके लिए 12 महीना। अब एक्सेप्शन 2 के लिए जो नेक्स्ट आइटम्स हैं उसके लिए 24 मंथ्स। तो ये 3 चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। लिखो पॉइंट नंबर ए, इसमें 2 ही एसेट है, आपको 2 ही याद रखना है। लिखो, शेयर ऑफ अ कंपनी, शेयर ऑफ अ कंपनी नॉट बीइंग लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, नॉट बीइंग लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। इसका क्या मतलब, सर रिलायंस तो बड़ा कंपनी है, उसका तो शेयर NSE BSE में आपको मिल जाएगा, इसीलिए आप उसको क्या बोलते हो, आप उसको बोलते हो लिस्टेड शेयर। बट सपोज आदित्य गुप्ता क्लासेस अगर ये अपना शेयर इशू करना चाहे तो हम तो लिस्टेड नहीं है, हम लोग किसी स्टॉक एक्सचेंज में तो लिस्टेड नहीं है, क्योंकि हम उतना अभी बड़े नहीं हैं। तो हमें, हमारा अगर कोई शेयर खरीदना चाहता है, हमारे ऊपर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं लोग, तो हमारा अगर कोई शेयर खरीदना चाहता है तो कैसे करेगा वो, तो उसके लिए फिर क्या कंडीशन, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए, तो बोलता है कि अगर आप मेरा शेयर खरीदते हो और उसको बेचते हो कितने दिन के अंदर, 24 महीना, मतलब 2 साल, 24 महीना के अंदर अगर आप उसको बेच देते हो तो आपका शॉर्ट टर्म माना जाएगा। 24 महीना से ज़्यादा अगर आप उसको रख के बेचते हो तो यानी आप क्या माना जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। तो क्या, शेयर्स ऑफ अ कंपनी जो अनलिस्टेड है, पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट लिखो, इमूवेबल प्रॉपर्टी बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ, इमूवेबल प्रॉपर्टी बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ। तो सर मूवेबल प्रॉपर्टी कहाँ कवर होगा, अरे अभी तो ऊपर बताया, कहाँ कवर होगा, अभी तो ऊपर बताया, क्या नहीं बताया क्या, 36 महीना में दुनिया जहाँ का सारा आइटम कवर। ठीक है,
5 आइटम के लिए 12 महीना शेयर वगैरह से रिलेटेड जो था, और 2 आइटम के लिए 24 महीना, ठीक है। 2 आइटम कौन कौन सा था, पहला हो गया अनलिस्टेड जो शेयर है, स्टॉक अनलिस्टेड शेयर है कंपनी का, और दूसरा पॉइंट इमूवेबल प्रॉपर्टी बिंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ, मतलब हाउस हो गया, बिल्डिंग हो गया, ज़मीन हो गया, कुछ भी हो गया, बोलता है सब कुछ के लिए कितना फ्लैट 24 महीना। 24 महीना रखा, उसके बाद बेचा तो क्या बोलो, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, और उस पर क्या जनरेट होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या फिर लॉस। और अगर आप 24 महीना कम रख के 24 महीने या उससे कम रख के बेचा तो उसको क्या मानोगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, और उससे क्या जनरेट होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉस। तो कॉपी कर लो जिसको करना था, यहाँ पे जिसका नहीं हुआ कॉपी, ऐसा तो कुछ होगा नहीं ना, सब तो कॉपी हो ही गया होगा। लो बस चैप्टर है ना, कितना नया कुछ जानने को मिलता है, देखो इंटरेस्टिंग होता जाएगा आगे। अब तुम ये मत बोलना कि सर एक बार लॉन्ग टर्म भी पढ़ा दीजिएगा, हम नहीं पढ़ा सकते लॉन्ग टर्म, ऑपोजिट, ठीक है, मतलब जो ये नहीं है वो लॉन्ग टर्म है। क्या, फॉर एग्जांपल पहला पॉइंट 36 महीना से ज़्यादा हो तो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, कोई भी प्रॉपर्टी हो जाए इस दुनिया में, वो 5 एसेट के लिए अगर आप 12 महीना से ज़्यादा हो तो आप लॉन्ग टर्म हो गए, सिक्योरिटी शेयर वगैरह लिस्टेड वगैरह जो भी था वो उसके लिए। और 24 महीना किसके लिए सर, लैंड बिल्डिंग और बोथ, और या फिर शेयर्स ऑफ अ अनलिस्टेड कंपनी। सिंपल, इतना जल्दी याद हो क्या सर, थैंक यू, ठीक है। एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, आपके एग्जाम में इस बार देखने को मिल सकता है। या फिर आया व्हाट डू यू मीन बाय लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, तो बस यही चीज़ लिख के ऑपोजिट लैंग्वेज में आपको लिखना है। क्या एक लाइन में अगर मैं बताऊं व्हाट इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, सर लिखा ही दीजिए ना, ऐसे क्यों कर रहे हैं हम लोग के साथ। ओके लिखो, मजा आ जाएगा तुम लोग को भी लिख के। अ कैपिटल एसेट, सॉलिड चीज लिखा हूं, अ कैपिटल एसेट विच इज नॉट अ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। तो हु इज राजा, जो रानी नहीं है, ठीक है। तो अ कैपिटल एसेट विच इज नॉट अ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, ठीक है। जो एसेट शॉर्ट, यही डेफिनेशन है, मैं सही बता रहा हूँ, मैं ये एक एक्चुअल डेफिनेशन यही है, ठीक है। चलो इससे ज़्यादा ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन आएगा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट के बारे में ही आएगा, और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के बारे में देता है तो फिर वो एक लाइनर से ज़्यादा नहीं हो सकता क्वेश्चन। अब एक लिस्ट है जो हम लोग को नेक्स्ट पढ़ना है, ट्रांसफ़र के बारे में, ठीक है। व्हाट इज़ अ ट्रांसफ़र, बहुत बड़ा बड़ा करके भी लिखा हुआ रहता है, ट्रांसफ़र मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा, ठीक है। क्या चीज़ का डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं हम लोग ट्रांसफ़र का डेफिनेशन पढ़ने जाते हैं। कैपिटल एसेट हो गया, इसको छोड़ देते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट डेफिनेशन होगा ट्रांसफ़र का, हम लोग अगला टॉपिक क्या रहेगा, ट्रांसफ़र। लिखो, ट्रांसफ़र इन रिलेशन टू अ कैपिटल एसेट इंक्लूड्स, transfer in relation to a capital asset includes, point number A, sale, point number A, sale, B, transfer, मतलब हम लोग किसी भी आदमी को माल बेचे, B, ट्रांसफ़र मतलब को एक्सचेंज लिखो, एक्सचेंज, ठीक है। हम लोग किसी भी आदमी को माल बेचे, दैट इज सेल। ट्रांसफ़र का डेफिनेशन है ये सब, ठीक है। अगर हम लोग किसी को माल दिए और उसके बदले उससे कोई एक माल लिए, दैट इज एक्सचेंज, इसको भी ट्रांसफ़र बोला जाता है। नेक्स्ट लिखो, रिलिंक्विशमेंट ऑफ एन एसेट, रिलिंक्विशमेंट ऑफ एन एसेट मतलब मेरे पास एक घड़ी है, मैंने दे दिया तुमको, या मेरे पास एक घर है, मैंने तुमको दे दिया, ठीक है, रख लो तुम, मेरे को नहीं चाहिए ये घर, ठीक है। ऐसे मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन मैं बोल दिया सपोज, तो ये क्या है, इसको भी मैं ट्रांसफ़र मानूंगा। लिख लो, रिलिंक्विशमेंट का स्पेलिंग लिख लो, रिलिंक्विशमेंट, ठीक है। रिलिंक्विशमेंट का रियल मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया सरेंडर, ठीक है। हम लोग क्या किए, अपने एसेट राइट्स को सरेंडर कर दिए। नेक्स्ट लिखो, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एन राइट, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ अ राइट, एक्सटिंग्विशमेंट, एक्सटिंग्विश करना मतलब क्या होता है, हटा देना, छोड़ देना अपना राइट्स, ठीक है। मैंने रियल में एसेट सरेंडर कर दिया, दैट इज रिलिंक्विशमेंट, और एक्सटिंग्विशमेंट मतलब मैंने अपना हक ही छोड़ दिया उस पर, ठीक है, मैंने अपना हक छोड़ दिया। एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट इन एन एसेट, तो पहला हो गया सेल, दूसरा हो गया एक्सचेंज, तीसरा हो गया रिलिंक्विशमेंट ऑफ एन एसेट,
चौथा क्या हो गया, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ अ राइट इन द एसेट, ठीक है, यहाँ पे हो गया ऑफ एन असेट, और ये क्या हो जाएगा, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट इन द एसेट, हक, राइट मतलब हक, राइट इन द एसेट, ओके। नेक्स्ट इज कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एन एसेट अंडर एनी लॉ, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एन एसेट अंडर एनी लॉ। व्हाट इज कंपल्सरी एक्विजिशन? सर देखो मेरा घर है, ठीक है, एक ऐसा जगह पे है जहाँ मेट्रो भी बनने वाला है, मेट्रो का एक प्रोजेक्ट आने वाला है, तो वो घर बनने वाला है। अब सरकार क्या करती है, पूरा मेट्रो के बीच में तुम्हारा घर आ रहा है, थोड़ी तुम्हारे ऊपर से चला देगी वो, नहीं, आपको एक ऑफर देगी कि हम लोग इसको कंपल्सरी एक्वायर करेंगे। मेरा बेचने का मन नहीं है, बेचना पड़ेगा, आई एम सॉरी, बेचना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये जनहित में काम हो रहा है। तो या फिर एक ब्रिज बनाना है, कहीं कुछ भी हो रहा है जहाँ पे आपको आपका जो पोजीशन है उसको हटाना ज़रूरी है, तो दैट इज़ कॉल्ड कंपल्सरी एक्विजिशन। तो तुम बोलोगे हम बेचना नहीं चाहते, तो हम टैक्स नहीं देंगे, सरकार बोलता है चल बिना, टैक्स भी देना पड़ेगा, पैसे भी मिलेंगे और आपको बेचना भी पड़ेगा, और उसको हम लोग ट्रांसफ़र के डेफिनेशन में इंक्लूड करेंगे। सर ट्रांसफ़र का डेफिनेशन इतना सिग्निफिकेंट क्यों हो जा रहा है? देखो पहला रीज़न क्या है, हम लोग स्टार्टिंग में ही पढ़े ना, कैपिटल गेन वाले चैप्टर में किसी भी चीज़ के ऊपर अगर सरकार को टैक्स लेना है तो सरकार को दो चीज़ में सेटिस्फाई करवाना होगा, एक वो आइटम ट्रांसफ़र होना चाहिए, और वो ट्रांसफ़र किस चीज़ का होना चाहिए, कैपिटल एसेट का होना चाहिए, ठीक है। तो आपको पहले देखो हम लोग यहाँ लिखे थे ना, ट्रांसफ़र ऑफ अ कैपिटल एसेट, स्टार्टिंग में ही एकदम देखो ट्रांसफ़र ऑफ अ कैपिटल एसेट, तो कैपिटल एसेट का मतलब तो हम लोग समझे ही थे डिटेल में। अब हम लोग क्या सीख रहे हैं, ट्रांसफ़र का डेफिनेशन, ठीक है। पॉइंट नंबर ई हो गया, पॉइंट नंबर एफ में आओ, conversion of asset into stock in trade by the owner, conversion of an asset into stock in trade by an owner। देखो conversion of an asset, conversion of asset, asset माने कैपिटल एसेट होता है, ठीक है, into stock in trade। तो हम लोग अपना कैपिटल एसेट को क्या कर रहे हैं, स्टॉक एंड ट्रेड में कन्वर्ट कर रहे हैं। कैसे करते हैं, देखो मेरा एक हाउस प्रॉपर्टी, वो मेरा घर का एसेट है, ठीक है, तो मेरा कैपिटल एसेट हो गया। मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा बिजनेस भी है, क्या चीज़ का बिजनेस है मेरा बिजनेस है बिल्डिंग खरीदने बेचने का, तो मैंने क्या किया, वो एसेट को बिजनेस में डाल दिया और उसको बेचने के लिए लगा दिया, तो वो क्या हो गया, मेरा अगर बिल्डिंग का बिजनेस है तो मेरे लिए तो बिल्डिंग्स मेरे स्टॉक है। अरे मेरा अगर पेन का बिजनेस है, मेरा पेन स्टॉक है, तो अगर मेरा बिल्डिंग का बिजनेस है तो मेरा बिल्डिंग भी तो मेरा स्टॉक हो गया ना। तो हमने क्या किया, अपना कैपिटल एसेट को स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर, परफेक्ट। चलो नेक्स्ट जी, एनी ट्रांजैक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, एनी ट्रांजैक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी under section 53A, under section 53A, any transaction of an immovable property under section 53A of the Transfer of Property Act, of the Transfer of Property Act 1882, टोपा, एग्जाम में टोपा नहीं लिखना आपको, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। H, any transaction which has the effect of, any transaction which has the effect of, कोई भी ट्रांजैक्शन जो इफेक्ट देता है, क्या चीज को देता है, ऑफ ट्रांसफरिंग और इनेबलिंग, ट्रांसफरिंग और इनेबलिंग द एंजॉयमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ट्रांसफरिंग और इनेबलिंग एनी इमूवेबल और इनेबलिंग द एंजॉयमेंट ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल, ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी बोलता कोई भी ऐसा हरकत जिससे आप ऐसा शो कर रहे हो कि हाँ इससे अब ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो चुका है, चाहे वो उसको एंजॉय करे, चाहे जैसे भी उस पर वो उसका बेनिफिट ले रहा है, अब आप नहीं ले रहे हो बेनिफिट, तो भी हम लोग उसको क्या मान लेंगे, ट्रांसफ़र ऑफ अ कैपिटल एसेट। एंड द लास्ट पॉइंट इन द ट्रांसफ़र डेफिनेशन, मैच्योरिटी और रिडेम्पशन, मैच्योरिटी और रिडेम्पशन, और मतलब ये वाला और रिडेम्पशन ऑफ अ ZCB, फुल फॉर्म लिखोगे जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड में याद है ना क्या था, जीरो कूपन मीन जीरो इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट तो आ नहीं रहे, तो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो नहीं पाएगा, तो क्या सरकार आपसे टैक्स नहीं लेगी। तो जीरो कूपन बॉन्ड में फंडा क्या होता है, आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया, आपको फ्यूचर में मिला 110 मैच्योरिटी के टाइम में, ठीक है, दिस इज ऑन मैच्योरिटी। तो यही वो लोग बोल रहे हैं कि मैच्योरिटी और रिडेम्पशन
ऑफ अ जीरो कूपन बॉन्ड, इसको भी हम लोग ट्रांसफर मानेंगे। मतलब ये जो 10 रुपये जो कमाए ना, इसको आप कैपिटल गेन के अंडर टैक्स आके दोगे, इस हेड के अंदर आके आप टैक्स इसका जमा कराओगे, ठीक है। तो हम लोग इसको भी क्या बोलेंगे, ट्रांसफर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट्स विल बी कमिंग अंडर द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर। अब बहुत सारा पॉइंट, एक दो नहीं, अराउंड काफ़ी पॉइंट्स है, बहुत बड़ा लिस्ट है जो 19 पॉइंट्स के आसपास है, ठीक है, जो डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफ़र के अंदर कवर नहीं होता है, ठीक है। वो पढ़ने को आपका अभी दरकार नहीं है, उसका मैं एक लिस्ट दूंगा अलग से, वो आपके एग्ज़ाम में इस बार तो नहीं आएगा और ना ही आने का है आगे भी, क्योंकि ये एक बहुत ही ऐसा टॉपिक है जो बस एक लिस्ट दिया हुआ रहता है, जनरली आप एक रीड करके चले जाते हो। मेरे हिसाब से वो रीड नहीं भी करोगे तो आ जाएगा, काम हो जाएगा आपका, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होने वाला है वो मैं बता दूँगा, ठीक है। तो आपने समझ गया ट्रांसफ़र क्या होता है, 7 पॉइंट जो दिया वो आपके लिए ट्रांसफ़र का डेफिनेशन, और यही एग्जैक्टली लिखना है आपको एग्जाम में, एक फुल स्टॉप कॉमा इधर उधर मत करना, ठीक है। जो मैंने लिखाया दैट इज़ मोर देन एनफ एंड दैट विल बी इन द एग्जाम। ओके, तो एक बार आप लोग क्या करो ना, मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 5 मिनट नहीं, 2-3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, एक बार वर्ड स्टार्टिंग से जो भी मैंने नोट्स लिखाया अभी तक उसको एक बार रिवाइज करो, ठीक है। और माइंड में देखो कोई डाउट आता है तो संग संग पूछो, और यहीं इस डाउट को ख़त्म करते हैं। हो गया। ओके, नेक्स्ट एक ये लिखो, छोटा सा एक क्वेश्चन अगर थ्योरी में आया तो, व्हाट डू यू मीन बाय अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। कुछ अलग बहुत बड़ा सा नहीं लिखाएंगे, बस खाली एक चीज़ समझा दे रहे हैं कि इनकेस इतना पढ़ाने के बाद भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया और आप नहीं आंसर कर पाए तो बहुत सैड लगेगा मेरे को। क्या होगा, एरो दे दिया सर इधर, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, लिखो एनी मीन्स the gains arising from STCG means, STCG बोले तो short term capital gain, STCG means the gains arising from the transfer of a what, क्या ट्रांसफ़र करोगे तो STCG आएगा सर, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र करेंगे तो STCG means gains arising from the transfer of short term capital asset, ठीक है। LTCG के लिए रिप्लेस कर लो, LTCG मीन्स गेन्स अराइजिंग फ्रॉम लॉन्ग टर्म ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, ठीक है। तो ये दो छोटा छोटा पॉइंट था मेरे को बताना, तो बता दो। ओके, आओ एक फॉर्मेट लिखते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लिखो कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। लिख लिया,
अच्छा लॉन्ग टर्म का भी साथ में ही लिखा दे क्या? नहीं हो पाएगा, लिखना अलग अलग। कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। सबसे पहले लिखो सेल्स कंसिडरेशन, ये पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में, ठीक है। सेल्स कंसिडरेशन, छोटा सा फॉर्मेट है, ज़्यादा सोचने का नहीं। लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफ़र, सेल्स कंसिडरेशन मतलब हम लोग कितना में माल बेचे हैं, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफ़र मतलब बेचने के लिए कभी कभी क्या होता है ना, कुछ खर्चा देना पड़ता है। सपोज मेरे को एक अपना घर बेचना है तो मैंने ब्रोकर को बुलाऊंगा, खुद से नहीं बिक रहा है तो क्या करूँगा, ब्रोकर को बुलाऊंगा, तो मेरा ब्रोकर बेच के देगा, तो दैट इज कॉल्ड द एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफ़र। नेक्स्ट ये हो गया मेरा नेट सेल्स कंसिडरेशन, इसको हम लोग क्या बुलाते हैं, नेट सेल कंसिडरेशन, मतलब मेरे हाथ में नेट में कितना पैसा आया, दिस इज कॉल्ड द नेट सेल्स कंसिडरेशन। ओके, फिर लिखो लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, फिर लिखो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। इससे आता है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये दोनों ही ऐड करके यहाँ ले जाओ और माइनस कर दो, ठीक है। ये जो आएगा आपका दिस इज कॉल्ड द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब लिखिए लेस एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन, एग्जेम्पशंस अंडर सेक्शन 54, exemptions under section 54B, 54D, 54G and 54GA, ठीक है, एंड 54GA, ठीक है। ये चार शॉर्ट टर्म में हम लोग को मिलता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जब होता है तो ये चार एग्जेम्पशंस मिलता है। अब एक बार इसको डिटेल में समझते हैं ये सब है क्या, ठीक है। तो दिस इज टैक्सेबल STCG, टैक्सेबल STCG। तो देखो मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदा, मैंने उसको 36 कितना महीना था प्रॉपर्टी के लिए याद करो, 24 महीना, राइट। इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड और बिल्डिंग और बोथ, 24 महीने से पहले उसको, 24 महीने उससे पहले उसको बेच दिया, तो मेरा मान लो 10 लाख आया, तो मैं कहाँ लिखूंगा उसको, सेल्स कंसिडरेशन में लिखूंगा। उसको बेचने के लिए मेरे को 1 लाख रुपया ब्रोकरेज लग गया, तो मैं क्या करूँगा, लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, सॉरी 1 लाख ब्रोकरेज, अरे बहुत घटिया प्रॉपर्टी था, नहीं बिक रहा था, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनल फिगर 9 लाख को नेट सेल्स कंसिडरेशन, मतलब मेरा अगर 10 लाख यहाँ आया और यहाँ 1 गया तो यहाँ क्या बचा, 9 लाख, ऑल रुपीज़ इन लैक्स सपोज, ठीक है। तो मेरा क्या आएगा, 9 लाख। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मैंने उसको ख़रीदा था सपोज 4 लाख में, ठीक है, और उसमें मैंने रेनोवेशन वगैरह कराया था 2 लाख का, तो कुल मिला के मैंने कितना दिया, 6 लाख। तो मेरा खर्चा कितना बढ़ा, 9 लाख मेरा सेल्स और मेरा खर्चा हो गया 6 लाख, तो मेरे नेट में कितने गेन हुए, 3 लाख। और मैंने कुछ एग्जेम्पशन, मेरे को कुछ एग्जेम्पशन मिलता है, सरकार हम लोग को देती है, हम लोग एग्जेम्पशन का सेक्शन पूरा बहुत सारा एग्जेम्पशन है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और उस एग्जेम्पशन में देखो क्या क्या है, 54B, 54D, 54G और 54GA, जो आपको शॉर्ट टर्म के लिए मिलता है। लॉन्ग टर्म के लिए भी अलग एग्जेम्पशन की लिस्ट है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मान लो आपको कोई एक एग्जेम्पशन मिला, 1 लाख रुपए का आपको एग्जेम्पशन मिल गया, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको माइनस करोगे, तो फाइनल जो आंसर आ रहा है दैट इज योर टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। घबराइए मत, हम लोग इस क्लास में टॉपिक को शुरू नहीं कर रहे हैं, सम्स वगैरह हम लोग नेक्स्ट क्लास से ही करेंगे, क्योंकि अभी मेरे को और भी बहुत कुछ आपको पढ़ाना है, उसके बाद हम लोग सम्स मूव कर पाएंगे। क्योंकि अभी मैंने फॉर्मेट किसका लिखा, सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का। सर लॉन्ग टर्म में पूरा फिर अलग से चेंज हो जाएगा, पूरा कुछ नहीं चेंज होगा। लॉन्ग टर्म में ना यहाँ एक वर्ड ऐड हो जाता है, इस वर्ड का नाम है इंडेक्सेशन, ठीक है। पूरा लॉन्ग टर्म में फॉर्मेट तुम लोग घर में, तुम लोग के लिए होमवर्क यही रहेगा, तुम लोग क्या करो घर में कंप्यूटेशन ऑफ LTCG कॉपी करके रखना, उसमें खाली पूरा सेम टू सेम कॉपी कर दो, खाली वहाँ पे जो है इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वर्ड यूज़ करोगे, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की जगह क्या बोलोगे, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में की जगह क्या लिखोगे, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। इंडेक्स्ड का मीनिंग क्या होता है, सपोज हमें एक एसेट खरीदा आज मतलब 1990 में, 1990 में, 1990 में मैंने अगर 1 लाख में उस एसेट को खरीदा था, तो क्या लगता है आपको 2020 में भी उस 1 लाख का वैल्यू 1 लाख ही रहेगा, नहीं रहेगा ना। तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, इंडेक्सेशन करना पड़ता है। इंडेक्सेशन मीन्स इस 1 लाख को
इसके इंडेक्स से डिवाइड करना पड़ता है, इंडेक्स ऑफ बेस ईयर, एंड हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ता है 2020 के इंडेक्स से, मतलब जो करंट ईयर का इंडेक्स है, इंडेक्स ऑफ ट्रांसफर ईयर, ठीक है, जिस साल आप बेचते हो उस ईयर के ट्रांसफर। तो क्या होता है, ये जो कॉस्ट प्राइस है ना, ये 1 लाख 1990 में था, अब वो कॉस्ट प्राइस 1 लाख का 2020 के तहत निकल जाएगा। सपोज कुछ भी निकला, समथिंग विल बी अराउंड, जो भी आएगा 15 लाख, 20 10 लाख, या जो मान लो 5 लाख, ठीक है। तो ये आज का वैल्यू 2020 का, हम लोग सम्स में इस 2020 के वैल्यू को यूज़ करेंगे, ठीक है, क्लियर है मेरी बात। तो अभी इंडेक्सेशन डिटेल में और सीखेंगे भी, फिलहाल के लिए आपके लिए इतना ही रहेगा। अच्छे से इस पूरे जो भी अभी हम लोग पढ़े, ऑलमोस्ट हाफ से भी ज़्यादा हम लोग कवर कर चुके हैं, तो इसको अच्छे से रीड करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्सेशन के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, यही है इंडेक्सेशन, और क्या पढ़ेंगे, एग्जेम्पशन के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग सम्स में मूव करेंगे। एक बार जब हम लोग सम्स में मूव करेंगे तो सिर्फ सम्स बनाएंगे, ठीक है। उसके पहले आप लोग ये बेस स्ट्रॉन्ग करके लाना, ठीक है, कि एकदम अच्छा से इसको रिवाइज कर लेना। बहुत मज़ा आएगा होपफुली आपको पढ़ के, और अगर बहुत ही अच्छा लगेगा तो ये अपने फ्रेंड्स को भी रेकमेंड ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जब हम लोग नेक्स्ट शुरू कर देंगे क्लासेस सेमेस्टर 5 के अराउंड 10 जुलाई से, फिर टाइम नहीं मिलेगा दोनों सिलेबस को कवर करने के लिए। चलिए, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।